यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेकानंद सिविल सर्विसेज एकेडमी। और मैथ्स की अपनी ये क्लास है, एमसीक्यू बैच के लिए है। मतलब कि अपने जो भी टॉपिक अपना पढ़ा हुआ है एक पूरे बैच के अंदर के उसको अपन कवर कर सकते हैं, उसी के लिए है। ठीक है, लाइव नहीं चल पाया, थोड़ा टेक्निकल इशू था, तो ये रिकॉर्डेड है, इसको रिकॉर्ड करके आपके चैनल पे डाल दिया जाएगा। ठीक, बात करते हैं पॉलिनोमियल की, बहुपद की। बहुपद, फिर बहुपद में अपन लिखेंगे लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए एक चीज ध्यान रखना आप ना, सबसे पहले जो आपके पास एक वर्ड है, मैं उस वर्ड को डिफाइन कर देता हूं। एक होता है आपके पास व्यंजक, ठीक है। एक होता है आपके पास बहुपद। ये दो शब्द, ठीक है। इसके आगे चल के एक समीकरण भी आता है, ठीक ना। व्यंजक का मतलब क्या होता है, आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट, चर और अचर का दोनों का एक ऐसा मिश्रण दिया हुआ आपको पास, एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हो, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, कुछ टर्म्स को जोड़ रखा हो कुछ टर्म्स को घटा रखा हो, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर भी कैसी भी हो, वो आपके पास कहलाता है व्यंजक। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिएगा, आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 3x³ माइनस 4x इसकी पावर 3/2 प्लस 2x प्लस √x। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया। यहाँ x की पावर 3 है, ये 3/2 है, ये x है और ये √x है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ वेरिएबल है, वेरिएबल अपने पास x है, कांस्टेंट है 3 है, -4 है, +2 है और 1 है। ठीक है, और वेरिएबल में पावर आपके पास कितनी भी लिखी हुई है, तो ये आपके पास पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और चार टर्म, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ टर्म्स प्लस होनी चाहिए, कुछ टर्म्स माइनस होनी चाहिए, सिंगल वन टर्म भी आ सकती है, वो आपके पास कहलाता है व्यंजक, एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर इस व्यंजक के ऊपर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर कोई कंडीशन अगर आप लगा देते हो, एक शर्त ऐसी लगा देते हो कि आपके पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, धनात्मक संख्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपके पास जो मिलता है उसको कहते हैं आप बहुपद, मतलब कि पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे अब आप ऐसे कह सकते हो कि 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर आपके पास फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर आपके पास डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये आपके पास क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो कुछ टर्म्स अगर आपको दी हुई हो तो उसमें से आपको रिकॉग्नाइज करना हो, पहचानना हो, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आपके पास बहुपद है और कौन सा आपके पास व्यंजक है। तो आप किससे पहचान सकते हैं, पावर्स को देख करके। अगर पावर आपके पास कंप्लीट इंटीजर फॉर्म में है तो बहुपद, नहीं तो फिर वो बीजीय व्यंजक कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। समीकरण क्या होता है, इसी में अगर आपके पास इक्वल टू 0 लगा दें, 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास x की घात जो 2 होती है वो आपके पास इस समीकरण की घात कहलाती है, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण, ये कहलाता है द्विघातीय बहुपद। इसमें आपके पास एक वेरिएबल है, 3 पद हैं और इसकी घात 2 है। अगर आपके पास ऐसा लिखा होता 4x7 माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 9, तो यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है, एक चर है, कौन सा है, x। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 4 पद हैं, 1 2 3 और 4, और इसकी पावर कितनी है, इसकी घात कितनी है। ये जो आपके पास बहुपद होता है, इसमें जो चर की अधिकतम घात होती है वही आपके पास बहुपद की घात कहलाती है। तो इसकी घात कितनी आपके पास, 4 है। ठीक है, ये इसके बारे में एक छोटा सा इस पे कहें कि एक छोटी सी नॉलेज थी, जिसके आधार पर आप व्यंजक को और बहुपद को अलग अलग कर सकते हैं। एक हमने आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको n गिवन है तो आप इसकी हेल्प से x² प्लस 1/x² की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जो भी गिवन होगा इसका स्क्वायर -2, प्लस में गिवन है तो -2, और अगर ये माइनस में गिवन होता तो इसकी वैल्यू आपके पास होती +2, x² प्लस 1/x² एंड n² प्लस 2।
यही आइडेंटिटी देखी थी हमने, ठीक है। इसी के बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद और आगे बढ़े तो यही हमारे पास पावर 3 में भी था। अगर यहाँ से कहता है इसकी पावर 3 होती तो आप इसकी वैल्यू क्या रखते, एक्स क्यूब प्लस 1/x3, और वैल्यू आती स्क्वायर में 2 आ रहा है, क्यूब में 3 लेंगे, क्वेश्चन प्लस में दे रखा है तो माइनस में 3, बस ये एक n जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस 1/x3 अगर आप निकालते हो तो n3 माइनस में गिवन है तो क्या आता है, प्लस में 3n आपके पास आता है, ठीक है। ये आपके पास था। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको दिया हुआ है a² माइनस 4a प्लस 1 की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। आपको a² प्लस 1/a² फाइंड करना है। अब इसके अंदर आप ये देखो, आपको a² प्लस 1/a² फाइंड करना है, तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि a प्लस 1/a कितना है। तो a प्लस 1/a की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि इस पूरे में -4a को बराबर के उधर भेज दिया। क्या करा, इस पूरे को लिखा आपने a² माइनस 4a, a² माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0। आपने क्या करा, डिवाइड किया a से, और जैसे ही आपने इसको a से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, a माइनस 4 प्लस 1/a, और इसकी वैल्यू 0। -4 को उधर भेज दीजिए, a प्लस 1/a की वैल्यू आपके पास 4 है, और आपको a² प्लस 1/a² फाइंड करना है। a² प्लस 1/a² आपको फाइंड करना है। पावर 1 से पावर 2 पर जाना है तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, आंसर आएगा 4²। प्लस में दे रखा है तो -2, 16 माइनस 2 कितना आ गया, 14 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, x³ माइनस 3x प्लस 1, उसी की तरह है, इसको भी क्या करेंगे, इस पूरे को x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय x करने पर ये कितना हो जाएगा आपके पास, x माइनस 3 प्लस 1/x, इसकी वैल्यू 0, -3 उधर भेजिए, x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 3, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब आपको जो फाइंड करना है जरा उस पर ध्यान देना, ये पूरा फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिख लेता हूं, तो x² प्लस 1/x², और सिंगल टर्म को जोड़ के एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 1/x। बोलता है इसकी वैल्यू बताओ, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, और अगर यहाँ से आपको x² प्लस 1/x² निकालना है तो कितना होगा, 3², प्लस में गिवन है तो -2, कितना आया, 7। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए, ये वैल्यू 7 है प्लस ये वाली वैल्यू 3 है, टोटल मिला के कितना बना, 10। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और सेम इसी पैटर्न पर है, सेम पैटर्न है, एक बार आप ट्राई करके देखो। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 12 गिवन है, और x² माइनस 1/x² की वैल्यू आपको 50 गिवन है, ठीक है। आपसे बोलता है x4 माइनस 1/x4 कितना होगा। यहाँ से अगर हम x4 पे जाना है तो आप ये देखो, a² माइनस b² की अगर मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ तो इस वाली टर्म को लिखा जा सकता है x² प्लस 1/x² एंड x² माइनस 1/x²। तो x² माइनस 1/x² वैल्यू तो मेरे पास है, अगर मैं प्लस वाली भी लिख लूँ तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस वाले की हेल्प से अगर मैं यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालता हूँ तो 12² माइनस 2 होगा, 144 माइनस 2 हुआ तो कितना बना, 142। अब मुझे x4 माइनस 1/x4 की वैल्यू निकालनी है, तो x² प्लस 1/x² एंड x² माइनस 1/x², दोनों को मैं काम में ले लेता हूँ, और दोनों को अगर काम में लेते हैं तो ये वाली वैल्यू अभी हमने निकाली है 142 है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितना है, 50 है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं
जीरो तो एज इट इज आ गया, 5 टू जार 10 के 0 1 20 1 2 5 7 7 1 0 0 7100 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए लिखिए अगला देखिए। अच्छा अब ये आप करके देखिए, क्यूब वाला है, क्यूब वाले में क्या करना था, अगर माइनस में गिवन तो उधर जाता है प्लस बनता है, तो वाई क्यूब माइनस 1/y³ की वैल्यू कितनी होगी, जो भी गिवन है, जो भी गिवन है उसका क्यूब प्लस 3 इंटू वही नंबर, 8 + 6 कितना बना 14। ऑप्शन नंबर डी बराबर है। ये देखो n³ + 3n कितना बना 14 हमारा आंसर बना। देखिए नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, पढ़ लीजिए। ये आप करके देखेंगे, बड़ा आसान सा है, हमने पढ़ा हुआ भी है पहले, है ना, अभी रिसेंट यही क्वेश्चन किया था हमने। थोड़ा थोड़ा सा हर क्वेश्चन में अपडेट तो मिलेगा। अगर आपको d³ - 1/d³ d³ - 1/d³ फाइंड करना है तो पहले हमें d - 1/d तो पता हो, d - 1/d पता होगा तभी तो यहाँ से इस तरफ जाएंगे। अभी तो यही नहीं पता, और ऊपर से d² प्लस में दे रखा है, तो अगर a² + b² दे रखा है, तो अगर a² + b² - 2ab मिल जाए तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों तरफ -2 करने पर d² + 1/d² -2 = 18 - 2। समान संख्या को दोनों पक्षों में से घटाया जा सकता है। ये तो हो गया d - 1/d का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, d × 1/d कट जाता है, और ये हो गया 16। तो यहाँ से आपको d - 1/d की वैल्यू स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा 4। बोलता है d³ कितना होगा, d³ - 1/d³ कितना होगा भाई। क्यूब वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो गिवन है उसका क्यूब माइनस दे रखा है तो प्लस 3 इंटू अगेन वही नंबर, 4 का क्यूब 64, और 64 में कितना जोड़ा 12, 76 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार। अगले पे आ जाइए, a - b। अच्छा अब फ्रैक्शन की जगह आपको सीधा सीधा नंबर दे दिया है, आपसे कहता है a - b की वैल्यू आपके पास 8 है, और a² + b² है, और a b गाना। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, a - b का हम होल स्क्वायर करते हैं, तो हमें a² + b² -2ab मिलेगा। तो a² और b² की वैल्यू तो पता है, और 2ab है, तो ab का मान पता करना आ जाएगा। तो जो हमें गिवन है उसका स्क्वायर करने पर a - b का होल स्क्वायर = 8²। ये आपके पास बना a² + b² -2ab और इक्वल में 64। ये वैल्यू हमें गिवन है, कितनी दी हुई है 160 दी हुई है। हमने यहाँ पे लिखा 160 माइनस में 2ab और इक्वल में हमारा 64। अगर +64 इधर आएंगे तो माइनस हो गया, और कितना बनेगा 96, -2ab उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2ab, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ए बी की वैल्यू आपके पास आएगी 48। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नोट कीजिए। यहाँ हमें a² + b² की वैल्यू गिवन थी, और यहाँ इसकी पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो इसी से हमें आइडिया लगा कि स्क्वायर करने पर ही ऐसा हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, बोलता है इसके गुणनखंड ज्ञात करो, इसके फैक्टर निकालने। तो आप ये देखो ना, ये किसी का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है। यहाँ सब जगह ऑप्शन में होल स्क्वायर ही तो बन रहा है। ये भी किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ, बिल्कुल है। ये तो हो गया 7a का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला हो गया आपके पास 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a² और b² मिल गया, बीच में 2ab आना चाहिए, तो ये आपका 2, ये आपका a, और ये आपका b।
अगर मल्टीप्लाई करने पे 5 × 2 10, 10 × 7 70 मिल रहा है, यानी आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू तो है 7a और यहाँ से b की वैल्यू है 5b और ये इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा, कौन सा ऑप्शन है, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। ये तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट ही बन रही थी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको देखो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस 12 का होल स्क्वायर, c माइनस 6 का होल स्क्वायर, और सबको अगर जोड़ दें तो 0 होता है। अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ने पर कभी भी माइनस में कभी भी 0 नहीं बन सकता, सबके बीच में प्लस है। आप 3 स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर करो, -1 स्क्वायर करो, कैसा भी करो, सभी नंबर के अगर आप स्क्वायर करते हैं तो सारे नंबर आपके पॉजिटिव हो जाते हैं, और पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ने पर कभी भी 0 नहीं आ सकता। ये केवल एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब आपके पास ये वाली टर्म खुद 0 हो, ये वाली टर्म भी 0 हो, और ये वाली टर्म भी 0 हो। और ये वाली टर्म 0 तभी हो सकती है जब a का मान 18 हो, b का मान 12 हो और c का मान 6 हो। तो a माइनस 18 0 तभी हो सकता है जब a की वैल्यू कितनी होगी, 18। ऐसे b माइनस 12 0 तभी हो सकता है जब आपके पास b की वैल्यू होगी 12। ऐसे c माइनस 6 की वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब c की वैल्यू होगी 6। तो a प्लस बी प्लस सी की पावर 1/2 का मतलब है 18 प्लस 12 प्लस 6 की पावर 1/2, और 36 का वर्गमूल निकालने को कहा जा रहा है, इसका मतलब है आंसर आएगा 6। अच्छा, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ओके। प्लस माइनस दो वैल्यूज निकलेंगी, प्लस माइनस जो ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, +6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। लाइव क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, इस वजह से हो नहीं पाई, इसलिए इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके आपको सेंड किया जा रहा है ना। देखिएगा जरूर, 1 घंटे की क्लास में आपका पॉलिनोमियल अप्रोक्स पूरा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, है ना। अगला देखिए, बोलता है इसका विस्तारित रूप लिखिए। विस्तारित रूप का मतलब है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करना है। ये पहली वाली टर्म a है, दूसरी वाली टर्म b है, और तीसरी वाली टर्म c है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। a की जगह 3a है, इसकी जगह 4b है, और इसकी जगह 5c है। तो अगर आप 3a प्लस 5b प्लस सॉरी 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर करते हैं, तो इस पूरे का होल स्क्वायर करने पर पहले वाले नंबर का होल, इसका स्क्वायर कितना होगा, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओपन हो गया, प्लस 2ab। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 3 12 और 12 × 2 24 ab प्लस 2bc। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 4×5 = 20 और 2 से गुणा भी करना है, 40 bc प्लस ca। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 15, 15 का दुगना 30 ac। अब ये जिस भी ऑप्शन में होगा, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, 24ab 40bc और 30ac। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। सीधी सीधी आइडेंटिटी थी, उसी को ओपन करना था। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए।
ये द्विघात समीकरण है और इसके मूल ज्ञात करने हैं, और मूल ज्ञात करने तो अपने को ऑप्शन में मूल दिए हुए होंगे, मतलब यहाँ पर अगर आप ये वैल्यू उठा के रखो तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आप इसमें ये देखो, ये माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, यहाँ कहीं तो ऐसा कोई माइनस का साइन है ही नहीं। तो एक तो मैं डायरेक्ट तीनों को कैंसिल करके, सॉरी, एक तो मैं डायरेक्ट तीनों को कैंसिल करके ये आंसर कह सकता हूँ। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके रूट निकाल सकते हैं। तीसरा, यहां से x की वैल्यू रखते जाइए और आंसर देखते जाइए। अगर मैं यहां पर पहले वाले ऑप्शन को चूज करता हूं और यहां वैल्यू लिखता हूं तो -2 प्लस 10/-2, जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो -2 और -5 तो -7 होते हैं ना, यहाँ तो +7 है, तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं है। अब मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे आता हूँ। सेकंड वाले ऑप्शन में x की जगह अगर मैं 5 रखता हूँ तो ये हो गया 5 प्लस 10/2 इक्वल टू 7। 2 से, सॉरी, 10/5 है ना, हाँ 10/5, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर वैल्यू रखता हूँ कि 5 प्लस इससे काटा 2 बार, इसकी वैल्यू 7 आ रही है, तो एक मूल तो 5 है, ये तो मुझे पता चल गया। दूसरे कहीं पर पहला वाला तो कैंसिल हो ही गया और यहाँ कहीं -5 है सब जगह, तो ये सेकंड वाला वापस आंसर। अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10/2 बराबर 7, तो भी सही है, 2 + 5 बराबर 7 होता है। क्रॉस चेक हो गए, दोनों ही चेक हो गए। अगर किसी द्विघात समीकरण आपको दी हुई हो और उसके मूल पूछे जाएं तो सबसे बढ़िया तरीका है, ऑप्शन में मूल खुद देगा, ऑप्शन से पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई करे वही आंसर, ठीक। द्विघात समीकरण का ऋणात्मक मूल ज्ञात करो, तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकते, दो तो हट ही गए। अब बचा -1 और -5, जो वैल्यू यहां रखने पर इसको 0 बनाते, जैसे पहले वाले में क्या था, जो वैल्यू यहां पर रखने पर इसको 7 के बराबर ले आए वो उसका मूल। तो अभी हमारे पास बराबर में कितना है, बराबर में हमारे पास है 7, तो जो भी वैल्यू इसको बराबर में 7 रखने पर इसकी वैल्यू 0 बना दे वही इसका मूल होगा, ठीक है। तो बराबर में इसको रखते हैं एक बार। हमने पहले ये वाला ऑप्शन ट्राई किया, ऑप्शन नंबर बी, और इसमें x की वैल्यू रखिए -1, तो ये हो जाएगा 3 × -1 होल स्क्वायर प्लस 12 × -1 -15 इक्वल टू 0। 3 - 12 - 15, 3 - 27 -24 इक्वल टू 0, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं है, इसलिए सीधा सीधा एक ही बचा है, यही वाला आंसर होगा। पुट करके भी देख लेते हैं, 3 × -5 होल स्क्वायर प्लस 12 × -5, और सॉरी प्लस 12 × -5, और ये माइनस में 15, 3 × 25 -60 -15, 75 -65 -15 बराबर 0, बिल्कुल सही है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। चलो लिखो, फिर अगले वाले पे चलते हैं, है ना। देख लीजिए एक बार अच्छे से, नेगेटिव रूट पूछा था और नेगेटिव में से 2 तो वैसे ही डायरेक्ट ही हट गए क्योंकि वो तो पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 और -1/2 हो। द्विघात समीकरण के मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो मूल वाली समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर में कितना, 0, ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं। तो मूलों का योग निकाल लेते हैं यहां से। अगर आप 2 में -1/2 जोड़ेंगे तो 1.5 बचेगा, 1.5 मतलब 3/2, और मूलों का अगर आप गुणा निकालोगे
तो 2 × -1/2 करोगे तो कितना आएगा, -1। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में 0। फ्रैक्शन में आ रहा है, एलसीएम ले लीजिए। 2x² माइनस के 3x माइनस के 2 बराबर में 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी द्विघात समीकरण किससे मैच हो रहा है? ये तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है। 2x² माइनस 5x माइनस 5 नहीं 3 है, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। चौथे नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ वाला हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ से द्विघात समीकरण के जो भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो काफी अच्छे अच्छे हैं, बेसिक भी हैं, अच्छे भी हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, एक द्विघात समीकरण का एक मूल तो अल्फा दे रखा है, उसी समीकरण के दूसरे मूल का आधा है, उसी समीकरण का दूसरा मूल का आधा है। इसका मतलब अगर एक मूल आपको अल्फा दिया है तो दूसरा मूल 2 अल्फा होगा, तभी तो उसका आधा बनेगा। तो यहां से मूलों का योग कितना आ गया भाई, एक मूल अल्फा है और दूसरे का आधा है, तो दूसरा 2 अल्फा होगा तभी तो आधा बनेगा। तो मूलों का योग हो गया अल्फा प्लस 2 अल्फा, कितना हो गया 3 अल्फा। और मूलों का गुणनफल कितना हो गया 2 अल्फा स्क्वायर। अभी समीकरण निकालना हमने कैसे सीखा था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना आया 3 अल्फा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन से वाले में मैच हो रहा है? ये दो तो प्लस में है, काम के ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा एक्स प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ओके, देखो एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसी के आधार पे, b के वे मान ज्ञात कीजिए। इस b का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, बराबर हैं। द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने का मतलब होता है जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके लिए हम कहते हैं कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे, मूल समान होंगे, लाइक रूट्स होंगे। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये तो a हो गया, ये वाला b हो गया, ये वाला c हो गया। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b² की वैल्यू 16 आई और b की वैल्यू +-4। ये हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मूल समान होने की शर्त है। अगर कहा जाता कि मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं, तो वास्तविक के लिए होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगर कहा जाता कि मूल काल्पनिक होते हैं, तो काल्पनिक के लिए लिखा था हमने b² माइनस 4ac लेस देन 0, है ना। मैं साथ के साथ इसकी दूसरी कंडीशंस भी बताता चल रहा हूं, तो अगर कोई छूट जाए, एक किया दूसरा नहीं किया, तो वो इससे रिवाइज हो जाएगा, ध्यान आ जाएगी पूरी कंडीशंस। अगला देखिए, द्विघात समीकरण का एक मूल 3 है। भाई आपको द्विघात समीकरण दे रहा है x² माइनस px प्लस 15 बराबर 0 और कह रहा है इसका एक मूल 3 है। अगर ये मूल 3 है तो 3 इसमें रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी कर देगा 0, तो रख देते हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस p इंटू 3 प्लस 15 बराबर 0, 9 माइनस टीपी प्लस 15 इक्वल टू 0, 15 और 9 24 बराबर 3p। यहां से p की वैल्यू आई हमारे पास 8, जो अननोन था हमारे लिए उसका मान निकाला हमने 8। फिर कहता है
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल कैसे हैं? समान। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने समान मूल की कंडीशन लगाई थी, उसी को लगा देंगे। और p का मान 8 रखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है। अगर समान है तो फिर कंडीशन यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू q रख दो। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो 4q की वैल्यू हो गई 64 एंड q की वैल्यू हो गई 16। तो जो q है उस q का मान होगा 16। q का मान हमारे पास कितना आएगा? 16। पहले तो हमने पहली वाली इक्वेशन का एक रूट गिवन था, तो वहां से 3 की वैल्यू x की प्लेस पर पुट करी, वहां से p की वैल्यू निकाली, उस p की वैल्यू को इस दूसरे वाली इक्वेशन में रखा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली जिसमें q मिसिंग है, q निकालना है और बोल रहा है मूल समान है। मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मूल समान होने की कंडीशन। तब डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, विवेचक कहते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर या विवेचक, है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। ये देखिए आपको कितना अच्छा सवाल है। वापस से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट गिवन है और आपको इक्वेशन ही निकालनी है। इक्वेशन तो हम ज्ञात कर लेंगे लेकिन इस बार रूट केवल एक ही है, और एक ही रूट हो तो फिर रूट की शक्ल देखो कैसी दिख रही है, अपरिमेय मूल है। अपरिमेय मूल हमेशा युग्म में होते हैं। अगर एक रूट आपको अगर कहता है कि एक मूल का मान अंडर रूट 6 है तो दूसरा हम नेगेटिव अपने आप लिख देते हैं। एक मूल का मान 2 अंडर रूट 5 है तो दूसरा हम प्लस में 2 अंडर रूट 5 लिख देते हैं। ऐसे ही इस तरह का रूट गिवन है तो दूसरा आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5। ये हमारे पास हो गया दूसरा मूल। अंडर रूट वाली संख्या हमेशा बाद में होनी चाहिए, और प्लस में दे रखा है तो माइनस लिखेंगे और माइनस में दे रखा है तो प्लस लिखेंगे। अब मूलों का योग निकालोगे यहां से, जब मूलों का योग निकालोगे तो ये दोनों तो कट गए, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। 2 प्लस अंडर रूट 5, 2 माइनस अंडर रूट 5, दोनों वैल्यू कैंसिल, मूलों का योग आया 4। अगर आपको मूलों का गुणा निकालना है तो 2 प्लस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5। ध्यान से देखो, ये सर्व समीका बन गई आइडेंटिटी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आया? -1। समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। द्विघात समीकरण कौन सी वाली बनी भाई? ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, योग में -1 है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा इसको हटाइएगा। अपने पास कौन सा बना? ऑप्शन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये हमारी द्विघात समीकरण बनेगी। एक और अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम, ये एक समीकरण है और इस समीकरण के जो भी आपके पास मूल मिले, माना इसके मूल अल्फा बीटा है, ठीक है भाई, अल्फा बीटा मान लिए, तो इनके व्युत्क्रम मूल वाली समीकरण क्या होगी? तो आपको वो वाली इक्वेशन निकालनी है जिसके मूल इसके जस्ट इनवर्स है, यानी वो समीकरण निकालनी है जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो हम ये वाली, ये अगर हमारे पास मूल है और इससे अगर हमें समीकरण निकालनी है तो एक बार तो मूलों का योग निकालेंगे और एक बार मूलों का गुणनफल और उस समीकरण में रख देंगे। तो अगर यहां से 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0, ये मूल, ठीक है, ये मूल हमने माने अल्फा एंड बीटा है,
तो यहाँ से अगर आप मूलों का योग निकालते हैं तो वो आता है -b/a। इसका मतलब हुआ -3/5 और ये बना 3/5। ठीक है, और यहां से मूलों का गुणनफल निकाला, ये होता है c/a और ये हो गया -4/5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पेगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पेगी। अब वो कहता है कि एक वो समीकरण निकालो जिसके मूल रिवर्स हो। तो अगर उस समीकरण के मूल व्युत्क्रम में मानेंगे तो 1/अल्फा, 1/अल्फा और 1/बीटा मूल वाली समीकरण, मूल वाली समीकरण में मूलों का योग कैसे निकालेंगे? मूलों का योग निकालना है तो क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1 बीटा, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो योग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हम ऊपर से लिख सकते हैं, 3/5 और -4/5, 5 से 5 तो कट गया, -3/4। और अगर मूलों का गुणनफल निकालें, मूलों का अगर हम गुणा निकालें, तो मूलों का गुणा निकालने के लिए हमारे पास है 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, मतलब 1/अल्फा बीटा। तो गुणनफल कितना आया, -4/5 आया। रिवर्स कर दो, 1/-4/5 को रिवर्स किया तो कितना आ गया, -5/4। अब वह समीकरण जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है, उसके मूलों का योग ये रहा और मूलों का गुणनफल ये रहा। तो समीकरण कैसे निकलेगी, x², समीकरण दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणा बराबर में 0। कितना कितना लिखें भाई, x² माइनस मूलों का योग कितना आया, देखो -3/4x, -3/4x प्लस मूलों का गुणा कितना आया, गुणा आया -5/4, -5/4 बराबर में 0। यहाँ भी माइनस आएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, x² प्लस 3x/4 माइनस 5/4 बराबर में 0। एलसीएम लेके 4x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। 4x² प्लस 3x माइनस 5, 4x² प्लस 3x माइनस 5, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। ठीक है, मूल निकलने के बाद तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल करने के बाद तो समीकरण निकाली जा सकती है। मूल से समीकरण बनाना और समीकरण से मूल बनाना, ये शुरू के 2 टाइप द्विघात समीकरण के लिए होते थे। ये देखिए मूलों के व्युत्क्रम के ऊपर ही आधारित है। पढ़ो जरा आप एक बार इसको पढ़ के देखो। बोलता है एक समीकरण है, ठीक है भाई, समीकरण है x⁻² है तो द्विघात समीकरण हो गई। क्या कहता है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, यानी अगर एक 2 है तो दूसरा 1/2, 3 है तो 1/3, 4/5 है तो 5/4, ये व्युत्क्रम इनवर्स है ना। तो k का मान कितना होगा, एक मूल अल्फा है तो दूसरा होगा इसका व्युत्क्रम एक मूल बीटा है, 2 मूल है ना, एक अल्फा और एक बीटा। तो एक मूल अगर दूसरे का व्युत्क्रम है तो एक अल्फा हो गया और दूसरा 1/बीटा हो गया। ठीक, अगर ऐसा है एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो यहां से जरा एक चीज देख करके बताओ, हम एक तो यहां से मूलों का योग निकाल सकते हैं और एक मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। अरे 1 मिनट रुकिएगा, एक मूल आपके पास अल्फा है, एक मूल आपके पास बीटा है और एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, यानी एक 2 है तो दूसरा 1/2 होगा। तो आप ये देखो ना, अगर आपने एक मूल अल्फा माना है तो बीटा क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा पहले वाले का। तो एक मूल तो हो गया अल्फा, एक मूल हो गया बीटा,
और यहां से अगर आप ये देखो तो मूलों का गुणा, मूलों का गुणा निकालें तो अल्फा इंटू बीटा करना है। तो एक तो हो गया अल्फा और दूसरा हो गया व्युत्क्रम 1/अल्फा, इसके बराबर में ही लिख देते हैं इसको, है ना। तो एक तो हो गया अल्फा और एक हो गया 1/अल्फा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, यानी इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। तो यहां से अगर एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो c/a का मान 1 आना चाहिए। c/a का मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर दो मूल, एक मूल आपके पास 2 है तो दूसरा 1/2 होगा, कट के कितना बनेगा? 1। एक मूल अगर आपके पास 4 है और तो दूसरा व्युत्क्रम होगा तो 4, तो कितना आएगा? 1। तो वहां से हम a का मान लिखें तो वो तो है k+1। अगर वहां से हम b का मान लिखें तो -13k, और वहां से अगर हम c का मान लिखें तो 7 - 2k। यहां से c/a की वैल्यू आपके पास आई 1, c का मान तो है 7 - 2k और k, a की वैल्यू k+1, 7 - 2k/k+1 = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 - 2k = k+1। -2k इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3k, और प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 6, और k की वैल्यू आई 6/3 मीन्स 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। ये एक अच्छा सवाल है जो पूछा गया है मूलों के लिए, द्विघात समीकरण के हिसाब से काफी अच्छा सवाल है ये। समीकरण एक तो है y-3x-2, y बराबर 3x-2, दूसरा है y बराबर x+3। हल क्या होगा? हल का मतलब ये होता है कि दोनों को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो x और y का ऐसा कौन सा मान इसमें से रखें कि वो आपको मिल जाए, हमेशा उसको सेटिस्फाई करे। अगर आपसे इसका हल पूछा है तो हल ऑप्शन में दिए होंगे। आप ऑप्शन से x की जगह, ये पहला वाला कोऑर्डिनेट x होता है और दूसरा वाला y होता है, x की जगह 2 रखो, y की जगह 4 रखो, x की जगह 2 रखो, y की जगह 4 रखो। अगर सेटिस्फाई करता है तो ठीक, नहीं करता है तो दूसरा ट्राई करेंगे, फिर तीसरा और फिर चौथा। और दूसरा तरीका है, आप यहाँ y है इसका मान 3x-2 है ना, उठा के दूसरे में रख दो। यहां से y का मान उठा के यहां रख दो, तो जैसे y का मान उठा के यहां रखोगे ये हो जाएगा 3x-2, और इसकी वैल्यू दे रखी x-4। y का मान 3x-2 है, उठा के यहाँ पे रखा 3x-2 बराबर में x+4। प्लस का x इधर आएगा, माइनस होके 2x हो जाएगा, और माइनस का 2 है उधर जाएगा तो +2, और ये प्लस है, माइनस का 2 उधर जाएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आई? 3। इन चारों ऑप्शन में x की वैल्यू 3 केवल इसी वाले में, ये वाला आपका आंसर है, सेकंड वाला आपका आंसर है। प्रश्न के कितने हल होंगे? यहां आपको केवल एक ही तो समीकरण दे रखी है, दो तो दे ही नहीं रखी। तो छोटी क्लास का वो 10वीं क्लास में वो ग्राफ पेपर जो बनाते हैं ना, थोड़ा सा उसको याद करके देखो। हम इसको ऐसे अरेंज कर लेते थे कि 2x बराबर 5y+7, और फिर x का मान निकालते थे 5y+7/2। अब मैं y का मान रखता जाता हूं और x का मान मिलता जाएगा, तो y के कितने मान रख सकते हो? अनंत। तो x के भी कितने मान निकलेंगे? अनंत। तो अगर सिंपल एक ही इक्वेशन दे रखी है तो उसके तो अनंत हल है। जब दो सरल रेखा की समीकरण देता है तो उनकी अलग अलग स्थितियां हो सकती है, हो सकता है यूनिक हो सकता है ओवरलैप कर रही हो तो अनंत हल हो सकता है पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन। ये अलग अलग कंडीशन से। अगला देखिए, ये एक और लीनियर इक्वेशन का, अरे बहुत मुश्किल सवाल है ये तो, कैसे होगा? 3x+3 = 4, 3 को उधर भेजा माइनस हुआ, x की वैल्यू 1/3,
ये तो छोटा मोटा सवाल था, आप वैसे ही कर लेते, बस लीनियर इक्वेशन था तो अपन ने लिख दिया। हाँ ये थोड़ा सा है, आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2x माइनस 11/2 और दूसरा वाला है x/7 और इक्वल में है 5/1। पूरे का एलसीएम ले लो, पूरे का एलसीएम कितना आएगा 14। उस 14 को हटा देंगे बाद में, या आप जैसे भी छोटी क्लास में जिस तरह का लेते हो केवल इन दो का ही ले लो। मैं तो पूरे का एलसीएम लेता और लास्ट में से फिर नीचे से वो 14 हटा देता। ठीक, 7 और 2 14, 7 बार कटेगा तो 14x माइनस 77, और 7 से 2 बार भाग जाएगा तो 2 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, कितना हो जाएगा अपने पास 2x हो जाएगा, बराबर में कितना है 5। 14 खुद ले जाओ, 14 पंजे 70 हो गया, 14x और 2x कितने हो गए 16x माइनस 77 बराबर 70, माइनस 77 उधर जाएंगे तो प्लस होगा, और प्लस होके कितना हो जाएगा 16x की वैल्यू हो जाएगी 147, x की वैल्यू होगी 147/16। ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। 23 आप करके बताइए, आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा कैसे सवाल है कि m माइनस 2/2 और दूसरा है 2m प्लस 5/3 और इसकी वैल्यू है आपके पास 2/1। सेम अभी जो इक्वेशन की थी वैसी की वैसी एक बार आप करके देखिए। सेम है ना, एलसीएम लिया 6, 2 से 3 बार कटेगा तो 3m माइनस 6 प्लस 2 बार कटेगा तो 4m प्लस 10 और इक्वल में 2। 6 को उधर भेजिए गुणा हो जाएगा, 3m और 4m कितने हो गए 7m, 10 में से घटाना पड़ेगा 6 कितना हो जाएगा 4 बराबर में 12, 6 इंटू 2 12, 4 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 7m की वैल्यू 8 और m की वैल्यू 8/7, m की वैल्यू 8/7। ऑप्शन नंबर 1। इसको आप रिकॉर्डेड है तो आप पॉज करके अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए और आंसर मैच कर सकते हैं, है ना, आसान आसान है। रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 2 का ग्राफ y अक्ष को कहाँ काटेगा। ये आपके पास एक ग्राफ पेपर होता है, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं। अगर कोई भी लाइन x अक्ष को काटती है तो x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, और अगर कोई रेखा y अक्ष पे काटती है तो y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है। y अक्ष को कहाँ काटेगा, अगर y अक्ष को काट रहा है तो x की वैल्यू 0 होगी। पहला कोऑर्डिनेट x लिखते हैं, दूसरा y लिखते हैं, x 0 इसमें और इसमें, ये दोनों तो हट गए। अब इन दोनों में से एक आंसर है। x के रूप में रेखा की समीकरण, x अंतःखंड के रूप में रेखा की समीकरण लिखते कैसे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट आ गया, इस 2 से इसको भाग दे दो, x/2 प्लस 2y/2 और बराबर में 1। यहां इसका कोऑर्डिनेट 1 ही रहना चाहिए, इसको नीचे लेकर आओ, x/2 प्लस y/1 इक्वल टू 1। बोलो रे, रेखा की समीकरण x अक्ष पे कहाँ काट रहा है, y कोऑर्डिनेट पे कहाँ काट रहा है 1 पे। कितनी लंबाई पे काटा, y पे देखोगे ना कि y वाला कोऑर्डिनेट कितना है अपने 1, तो कितना आएगा 0 एंड 1, ये हमारा आंसर रहेगा। अगर ये पूछता कि ये x अक्ष को कहाँ पे जाके काटता तो फिर x अक्ष के नीचे वाला इंटरसेप्ट ढूंढते। x अक्ष के नीचे वाला इंटरसेप्ट मतलब होता है अंतःखंड, कि x अक्ष पे कितनी दूरी पे काट रहा है, कि y अक्ष पे कहाँ पे जाके काट रहा है। जब x वाले पे ढूंढोगे तो y का मान 0 होगा, जब y वाले पे ढूंढोगे तो x का मान 0 होगा। तो y वाले पे ढूंढ रहे तो y पे 1 मिल गया, x का मान 0, x पे ढूंढ रहे हो तो x मिल गया, y का मान 0, तो 2 0 उसका आता। आंसर ऑप्शन नंबर 3।
25। हाँ हाँ, ये क्या सवाल है, जरा ध्यान से देखना, इसको बढ़िया पूछा हुआ है। बोलते ये एक समीकरण दे दी, इसके लिए सत्य कथन बताओ। सत्य कथन के लिए हमने देखा था, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो इसका अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर a1 a2 और b1 b2 बराबर हैं तो फिर हमें c1 c2 चेक करना पड़ता है। अगर a1 a2 और b1 b2 बराबर हों तो फिर हमें c1 c2 चेक करना पड़ता है। अगर c1 c2 भी बराबर है तो अनंत हल, और बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, एक हल निकलता है। ये अतिव्यापित करती हैं, ओवरलैप करती हैं कोइंसिडेंट लाइन से, है ना। तो ये अपने पास अनंत हल, दोनों रेखाएं अनंत बिंदुओं पे काट रही हैं। और ये हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं, कोई हल नहीं आता। अब इन तीनों कंडीशन में से इसमें x का कोफिशिएंट तो है 2, और इस वाले में x का कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक कितना है 4, इसमें y का गुणांक है 3 और इसमें y का गुणांक है -6। तो ये वाली संख्या तो प्लस में आई और ये दूसरी वाली संख्या माइनस में आई। तो प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। अगर दोनों बराबर ही नहीं है तो एक हल और प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या आंसर होगा, एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। आगे आ जाइए, अगले वाले को देखते हैं। के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। ये देखो भाई, अभी तो देखा था, अगर अद्वितीय हल है तो a1 a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 b2। तो पहले वाले में x का कोफिशिएंट k और दूसरे वाले में 3, नॉट इक्वल टू 2/1, y का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1। तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 6, k का मान 6 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर। ये जो स्टार्टिंग में हमने देखा था ना कि निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, जो है उस पर राइट लगाते हुए चलते हैं, जो नहीं है उस पर रॉन्ग लगाते हुए चलते हैं, ठीक है। अगर बहुपद नहीं है तो आप तो ये देखो, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, पूर्णांक रूप में आ रहा है, तो ये वाला तो बहुपद है, बहुपद है। y की पावर फ्रैक्शन में आ गई, चाहे दोनों में आए, चाहे एक में आए या कितने तीनों में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुपद नहीं है। ऐसे ही यहां पर y की कंप्लीट पावर तो 1 है, z की पावर 1 है, k की पावर 1 है। ये तो संख्या है, नंबर तो कोई सा भी हो सकता है, नंबर की तो पावर कैसी भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना, रेशनल इरेशनल ही लिखना, रियल नंबर्स लिखना। तो ये वाला भी पॉलिनोमियल है, ये वाला भी पॉलिनोमियल है, ये वाला नहीं है, और इसमें ढूंढिए। अच्छा, ये ऑप्शन नहीं है भाई, है ना, इन चारों में से ढूंढना है कौन सा वाला है। यहाँ पे देखो अंडर रूट केवल 5 पे, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये वाला भी बहुपद है। तो केवल एक ही है जो बहुपद नहीं है, बाकी सारे के सारे बहुपद हैं। ये वाला भी है, ये वाला भी है, बस ये एक है जो नहीं है, ठीक। इसमें देखो निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, ये ढूंढना है। देखो ये 1/x में चला गया तो x की पावर ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होते ये वाला बहुपद नहीं है। ये भी फ्रैक्शन में चला गया, ये वाला भी नहीं है। ये तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही फ्रैक्शन में, तो इस पूरे की पावर ही हो जाएगा, नहीं है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, बिल्कुल इसमें सबकी पावर 1 1 1 1 है, तो ये वाला है और ये 3 नहीं है। ये ऑप्शन की तरह डाले, मैंने चाल दे दिए थे, उसमें से ढूंढना था आपको, है ना। आगे, हाँ भाई, रिमाइंडर का क्वेश्चन है। बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 में क्या जोड़ा जाए कि यह x प्लस 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। x प्लस 3 से पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब है कि जब आप x प्लस 3 से भाग दो तो पूरा पूरा भाग चला जाए और शेषफल 0 मिले।
तो क्या करना था, जिससे भी भाग देना होता है उसे 0 के बराबर रखते हैं, वहां से आप x का मान निकालते हैं और उस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 प्लस 9, 18 हमारे पास क्या बचा, शेष बचा। 18 देख के आंसर 18 लग नहीं जाए, क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। 18 तो शेषफल बचा है, वो तो कहता है कि पूरी तरह भाग चला जाए, तो इस 18 में क्या जोड़ें कि शेष बचे ही ना, शेष ना बचे, पूरा भाग चला जाए, शेषफल 0 हो, उसके लिए तो इसका जो भी अपोजिट साइन होता है वो जोड़ा जाता है। तो आंसर आएगा -18 जोड़ने पर। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। x+2 से डिवाइड करने पर जो भी आपके पास, एक तो क्वेश्चन निकालना है और एक रिमाइंडर निकालना है, भागफल भी निकालना है और शेषफल भी निकालना है, दोनों ही करने हैं शायद। ठीक है, चलो डिवाइड करें। अच्छा, सिर्फ शेषफल निकालना हो तो हम ये वाला तरीका लगा सकते हैं कि जिससे भी भाग देना होता है उसे 0 के बराबर रखो, x का मान आएगा, पॉलिनोमियल में पुट करो, रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन 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 यहां पर हमारे पास भागफल भी निकालना है, तो दोनों वैल्यू ही निकालनी है, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका x+2 आपने इससे डिवाइड करना है। इस टर्म में, यार बहुत बड़ी टर्म हो गई, चलो देखते हैं। अगले पेज पे लिख देता हूँ ना, x4 माइनस 3x³ x4 माइनस 3x³ प्लस 4x² माइनस 6x प्लस 4x² माइनस 6x और -32 और आपने इसको डिवाइड करना है x+2 से। इस x को किससे गुणा करें कि x की पावर 4 आ जाए, तो अगर आप इसे x³ से गुणा करते हो तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर 4। अब ये वाला x³ इस 2 से भी गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2x³। जब माइनस करते हैं तो सबके साइन बदल जाते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं और माइनस वाले प्लस, तो प्लस का x4 और माइनस का x4 तो कट गया। अब ये माइनस का 3x³ है और ये माइनस का 2x³ है, टोटल कितने हो गए, माइनस के 5x³, ऊपर से लिखा 4x² माइनस 6x माइनस 32। इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 5x³ आ जाए। पहली बात तो -5 से गुणा होगा, x पहले से है, क्यूब लाना है, स्क्वायर से गुणा कर दो, -5x² से गुणा हुआ, ये हो गया -5x³। अब वो -5x² इससे भी गुणा होगा और कितना हो जाएगा, माइनस के 10x²। जब घटाते हैं तो साइन बदल जाते हैं, प्लस वाले माइनस में हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस में हो जाते हैं। ये प्लस माइनस के तो कैंसिल हो गए, प्लस का 4x² और प्लस का 10x² कितने हो गए, 14x² माइनस 6x माइनस 32। इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14x² हो जाए, प्लस के 14x से गुणा कर देते हैं, 14 के 14 आ जाएंगे और x और x मल्टीप्लाई होके 14x² बन जाएगा। अब वो 14x 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस के 28x, 14 दूने 28x, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये कैंसिल, माइनस के 6x और माइनस के 28x हो गए माइनस के 36x और ये माइनस के 32। इस x को -36x बनाना है तो माइनस के 36 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस का 36x और वो -36 इससे भी गुणा होंगे तो माइनस के 72। सही तो है ना, हाँ, माइनस के 72। ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, कैंसिल। 72 में से ये 72 प्लस का है और 32 माइनस का है, तो कितना बचा, 40। तो हमारे पास भागफल तो आएगा, हाँ ठीक है, हाँ हमारे पास भागफल तो कितना आया,
भाग एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 14x माइनस 36 और शेषफल आया 40। शेषफल तो 40 किसी में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर बनेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा मिला। मैंने इन दो 100 की वजह से इसको डिवाइड करा, वरना सीधे यहाँ से x की वैल्यू -2 इस पूरे में रखते और रिमाइंडर निकाल लेते। अगर शेषफल ठीक इनमें से कोई बचता तो ठीक है, नहीं तो फिर यही वाला आंसर बनता। चलो कोई बात नहीं, देख लीजिए इसे भी एक बार, है ना। अब एक शायद अपने पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 31 नंबर से, उसको और करते हैं। हाँ, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के शून्यक हैं, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, और इसका वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अगर इसको ओपन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, वो +2 अल्फा बीटा से -2 अल्फा बीटा कैंसिल, ये बचेगा। यानी अगर कहीं आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिलता है तो आप उसको मूलों का योग और मूलों के गुणनफल के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। जो इक्वेशन हमें दी हुई है उस इक्वेशन में a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -1 है। तो यहां से अगर मुझे मूलों का योग निकालना हो, अल्फा और बीटा मूल है, तो मूलों का योग कितना आया, -b/a यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं -b/a, तो ये बना -2। और मूलों का गुणनफल होता है हमारे पास c/a, दैट इज -1/2। ठीक, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही जानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानते। तो इसको ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा एलसीएम आ गया तो बीटा से बीटा कटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया। और अभी थोड़ी देर पहले देखा था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ऐसा लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू -1/2, इन दोनों को इसके अंदर पुट करते हैं। -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1/2 और बटे में आएंगे -1/2। ठीक है, इतना ही बनेगा। अब ये हमारे पास कितना बन गया, यहां से देखना जरा इसको एक बार, ये तो हो गया 4 प्लस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए तो प्लस, 4 + 1 कितने से डिवाइड करना है, -1/2 से डिवाइड करना है। ये तो हो गया 5 और 2 ऊपर जाएगा तो 5 दूना 10, आंसर बनेगा -10। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। तो मेरे प्यारे भावी अध्यापकों, ये आपकी पॉलिनोमियल की क्लास थी, ये इतनी ही है। इसमें लगभग आपका पॉलिनोमियल पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने लगभग सब चीज़ें इसके अंदर रिवाइज की हैं। एक बार इसको ज़रूर देखना, है ना। काफ़ी मदद मिलेगी आपको। पूरा चैप्टर जो आप खुद से स्टार्ट करोगे, शायद हो सकता है सिर्फ ये 40-50 या 1-1.5 घंटे की क्लास में आपका पूरा रिवाइज हो जाए। ओके एवरीवन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हो सकता है अगली भी मुझे रिकॉर्ड करके ही डालनी पड़े। ओके, थैंक यू।